हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, इस वीडियो में हम IIT 2024 के फिजिक्स के जो PYQs हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 होगी गाइज। इसमें हम 8 PYQs ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अदर 7 PYQs सॉल्व करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ताकि वीडियो बड़ी ना हो, तो नेक्स्ट 7 PYQs अगली वीडियो में देखेंगे। गाइज, अगर कोई भी कंसेप्ट में मिस्टेक लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से जो है सॉल्यूशंस को लेके आया हूँ, जिसमें आपको जो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन है वो कॉपी पर सोल्व करके उनकी फ़ोटो लेके यहाँ पर जो है ऐड कर दी है। और अब मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए किया था कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अगर मैं आपको स्टेप वाइज ऐसे लिख के समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इनको लिख के रखा हुआ है। डोंट वरी, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में ही समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में मैं बोल रहा है कि ऑन ए सर्कुलर ट्रैक टू साइक्लिस्ट अभिजीत एंड वानी स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट। अभिजीत और वानी है वो दोनों एक ही पॉइंट से जो है उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ के ऊपर वे दोनों थे, उसके दोनों एक ही पॉइंट पर जो है खड़े हुए थे। A फॉर अभिजीत ले लेते हैं हम, और V फॉर वानी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है चलते हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और दोनों जो है मीट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जो जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे तो दोनों ने जितने टाइम चला होगा वो सेम रहेगा। वन स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, और अभिजीत मूव विद कांस्टेंट स्पीड। अभिजीत की स्पीड कांस्टेंट है, वही वानी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इनिशियल स्पीड जीरो जाएगी क्योंकि वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। दे मीट अगेन ऑन विद सेम स्पीड। ट्रैक पे वो सेम स्पीड से जो है मीट कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमें बताना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं जो वानी की स्पीड होगी वो अभिजीत की स्पीड के बराबर हो जाएगी टी टाइम बाद, क्योंकि जब वो मीट किए हैं तब उनकी स्पीड सेम थी। तो हमने लेट कर लिया कि जो अभिजीत की स्पीड है वो V है, और इनिशियल स्पीड ऑफ वानी गिवन है 0। वहीं एक्सेलरेशन ऑफ वानी देर का हमने ले लिया अल्फा V। तो दे ट्रैवल फॉर सेम टाइम एज दे मीट ऑन ट्रैक, वो दोनों ही सेम टाइम तक चले हैं और दोनों की स्पीड भी सेम होगी जब वो मिलेंगे। तो V है जो कि अभिजीत की स्पीड थी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वानी की स्पीड के बराबर। तो हम जो V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये इक्वेशन जो है लगाएंगे। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो वी की जगह जो है फाइनल स्पीड ऑफ वानी जो कि अभिजीत की स्पीड वही रहेगी, तो V है। इनिशियल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा V, और टाइम T है, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। तो फिर अब निकाल लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अभिजीत कितना होगा। वो होगा VA इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हम यूज करेंगे, प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है अभिजीत का वो जीरो है, इसलिए। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ओनली UT बचेगा। तो VA इंटू टी, तो ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया अभिजीत का। वहीं वानी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसमें UT जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वानी ने की इनिशियल स्पीड थी वो जो है जीरो रहेगी, इसलिए। तो हाफ ए की जगह अल्फा V, और टाइम की जगह जो हमने टाइम निकाला पुट कर देंगे, तो ये जो है वानी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभिजीत ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डबल था वानी का। तो ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम अंडरगोइंग SHM विद ए टाइम पीरियड T। तो टाइम पीरियड जो है SHM का वो दे रखा है T, और जो उनका फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है एंगुलर ऑसिलेशन का वो है थीटा नोट। जो उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे ये पेंडुलम था, मान लो ये L लेंथ का एक पेंडुलम जो है हमने लेट कर लिया कि इसकी लेंथ वो है L। तो ये यहाँ तक कहीं तक जाएगा। ये मान लिया इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो ये दे रखा है थीटा नोट। तो अब क्या है, बोल रहा है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये क्या कर रहा है, एग्जिबिट ऑसिलेटरी बिहेवियर विद एम्पलीट्यूड A। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम का एम्पलीट्यूड है वो A है। एम्पलीट्यूड मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की वो A है। तो एंगुलर मोमेंटम को A बोला इसने। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, I जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पेंडुलम का, और ओमेगा क्या होगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रही होगी वो। तो ए जो है वो I इंटू ओमेगा मैक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम कितनी जो है उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, उसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा मैक्स होगा। आई तो फिक्स रहेगा, तो आई क्या होगा, आई होगा ML स्क्वायर फॉर पेंडुलम, और ओमेगा क्या होगा, थीटा नॉट बाई टी। तो अगर हम प्रपोर्शनलिटी देखें तो ओमेगा जो है वो टाइम के इनवर्स होता है। उसके बाद हमने क्या किया, ऐसा क्यों करें गाइज, क्योंकि हमें देख सकते हैं ऑप्शन में पूछा है कि ए का क्या रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ। तो हमने क्या किया, ओमेगा का प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया। अब हमें चाहिए कि आई की क्या प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, क्योंकि ए जो है वो है आई ओमेगा। तो ओमेगा की तो आ गई है,
आई की कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देख सकते हो आई जो दे रखा है वो है मास इंटू एल स्केयर। अब मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एल की प्रोपोर्शनलिटी हम निकाल सकते हैं कैसे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो एल जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्केयर के, तो ए जो है वो है आई ओमेगा जो कि है एम एल स्केयर ओमेगा। तो ए जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल स्केयर ओमेगा के, और एल जो प्रोपोर्शनल है वो टी स्केयर के है, तो एल स्केयर प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी की पावर 4, ओमेगा प्रोपोर्शनल है टी की पावर -1, तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी का क्यूब। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एन एक्सटेंसिबल कॉर्ड है नेग्लेजिबल मास, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये जो है स्ट्रेच नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती इसकी लेंथ। इसका मतलब क्या गाइस कि जो एक्सेलरेशन रहेगा दोनों मासिस का वो सेम रहेगा, एक ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो एक नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। मास पासिस ओवर रिम ऑफ सॉलिड डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस जो है वो आर है आपकी, द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्रीन। जो ये डिस्क है ये इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। ब्लॉक दे रखे मास एम और m/2 आर अटैच टू फ्री एंड ऑफ कॉर्ड। अज्यूम कि कोई स्लिपिंग नहीं है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखी है, हमें बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा जो है वो कितना होगा डिस्क का। तो कैसे शुरुआत करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दोनों के। हमने लेट कर लिया कि एम मास जो हो नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये देख सकते हैं आप। ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस एम जो है वो बड़ा है m/2 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम जो है वो नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब देखो डिस्क भी जो इस टाइम रोटेट कर रही है, स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों साइड टेंशन की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो हमने एम वाले मास की स्ट्रिंग जो उसमें मान लिया टेंशन T1 है और दूसरे वाली में T2 है। तो लेट किया हमने कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए है, तो m/2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड ए हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। फॉर मास एम मास के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा, तो देख सकते हैं टेंशन ऊपर की साइड है, एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, और नीचे की साइड ग्रेविटी लग रही है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, mg जो नीचे की तरफ लग रहा है उसमें से हम माइनस करेंगे ऊपर वाला फोर्स, टेंशन जो वो T1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन के। एफ नेट जो है वो क्या है यहाँ पे mg माइनस T1, और नीचे की तरफ है तो हम mg में से T1 जो है माइनस करेंगे जो कि हो जाएगा ma, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही गाइस अगर बात करें m/2 मास का ही, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो है T2 है, ये T2, तो ये जो है T2 है, और नीचे की तरफ m/2 g है। तो एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ इस बार, तो इस बार हम T2 माइनस m/2 g करेंगे जो कि होगा m/2 a। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना मास की जगह आपको m/2 रखना है, यहाँ पर आप जो है गलती कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब कैसे क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये जैसे घूम रहा है तो रोटेशन इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो हम देखेंगे नेटवर्क जो है वो कितना है, तो नेटवर्क जो होगा डिस्क पर वो दो कारणों से होगा। ये जो हमारी डिस्क है, एक जो है ये टेंशन T2 इधर खींच रही होगी जो कि इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही होगी, और T1 जो है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही होगी। लेट की T1 जो है वो पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव वे में घुमाने की कोशिश करी, डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, तो ऑटोमेटिक T2 उसको नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ1 माइनस टाउ2, टाउ1 जो कि टॉर्क है T1 के कारण, टाउ2 जो कि टॉर्क है T2 के कारण। तो टाउ1 क्या हो जाएगा T1 इंटू आर, क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, वो होता है फोर्स इंटू जो उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली, सॉरी फोर्स, और जो आपका जो जहाँ से वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो आर, और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंशन और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो ऐसे में जो साइन थीटा वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, और फोर्स जो T1 है तो टॉर्क हो जाएगा T1 आर पहले केस के लिए, टॉर्क 1 जो हो जाएगा, और टॉर्क 2 हो जाएगा वो T2 आर। तो अभी हमने इसकी वैल्यू पुट की और हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या हमें यह भी पता है कि जो टॉर्क होता है ना वो आई अल्फा के बराबर होता है किसी भी रोटेशनल बॉडी के लिए। तो हम जो है ये जो हमने टॉर्क निकाला इसको हम इक्वेट करेंगे आई अल्फा के बराबर, जहाँ पर आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो कि होता है mr²/2, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क जो कि हमें चाहिए। तो ये गाइज हमने इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, और हमें पता है कि इसमें जो एक टर्म आ रही है वो आ रही है ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है आर अल्फा के बराबर। तो आज जहाँ पर रेडियस होती है, तो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन पर पहुँचेंगे उसके बाद जो है एक ही जगह हमने रख दिया आर अल्फा, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑप्शन 1 दे रखा है। ऑप्शन गाइज मैंने नहीं लिए इसके, तो आप जो है चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन यही है आपका। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉलिड बॉब है जिसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की ट्वाइस है। अगर हम डेंसिटी ऑफ बॉब रो बी मान लेते हैं तो ये जो है ट्वाइस है डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो अब आप देखो पूल सेटअप जो है वो रखा हुआ है आपका जो वाटर के अंदर वाटर फिल्ड टैंक के अंदर, और जो
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो एल है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये देख सकते हैं आप। और जो एल है वो इनएक्सटेंसिबल है। उसके बाद कह रहा है कि नीचे जो वेलोसिटी है पॉइंट पर वो वी नोट है बॉब की, और जब ये बॉब सी पॉइंट पर पहुंचता है तो ये जो है थ्रेड जो सिलेक्ट कर जाती है, सिलेक्ट यानी गिर जाती है ऑटोमेटिक। उसमें सिलेक्ट करने का मतलब होता है टेंशन जो है वो जीरो, ये जो सिलेक्ट की कंडीशन होती है। तो अब कह रहा है कि हमें जो है वी नोट का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म ऑफ जी एंड एल। तो कैसे करेंगे गाइस इसको? पहले हम इसको अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इफेक्टिव ग्रेविटी का कंसेप्ट मान के जो इसको किया है, क्योंकि जो बॉब है वो इसके अंदर रखा हुआ है पानी के अंदर, तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट है जो कि जी होता था 9.8, वो अब कम हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जो बायोन्सी है वो ऊपर की साइड लगेगी, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। वो कितना कम हो जाएगा वो हम सोल्व करेंगे अभी। तो लेट हमने कर लिया डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ बॉब रो बी। तो रो बी टू रो डब्ल्यू के बराबर होगी, ये दे रखा है। एज सिस्टम इज इन लिक्विड देन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल चेंज होगा, जो कि कम हो जाएगा ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है इसको कम कर देगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? एफ जी माइनस एफ बी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू बायोन्सी को हमने जो है नेट फोर्स जो होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एम जी माइनस रो डब्ल्यू वी जी, जहाँ पर हमने देखा है कि बायोन्सी का जो फोर्स होता है, बायोंट फोर्स, वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और वी जो होता है वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर। और जी क्या होता है? अपना जो नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू होती है वही। तो एफ नेट क्या होगा? एम इंटू जी इफेक्टिव, नीचे की साइड लगेगा जो, तो ये होगा एम जी माइनस रो डब्ल्यू वी जी। अब यहाँ पर वी जो है वॉल्यूम ऑफ दिस बॉब है, और ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इसलिए मैंने वी लिया है। तो रो एम क्या होगा? मास जो होगा वो होगा रो बी इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो इसके लिए है बॉब के लिए। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी दोनों साइड, और क्या किया हमने? वॉल्यूम को हर तरफ से काट दिया क्योंकि दोनों साइड है, तो जी इफेक्टिव जो है वो ये बन जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है? रो बी की जगह टू रो डब्ल्यू की वैल्यू रख दी है, जिससे हमारी जो इफेक्टिव ग्रेविटी आ गई ना वो आ गई जी बाई टू। यानी कि हम एक ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पर क्या है, ग्रेविटी जो की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वहाँ पर जो है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो हमें जो है जी की वैल्यू ये रख के अब हमको आगे बढ़ना होगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लाएंगे। ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी नोट है, तो इनिशियली जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, प्लस रेफरेंस के लिए हम मान रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जीरो है। तो फाइनल जो होगा वो होगा सी पॉइंट। सी पॉइंट पर क्या होगा गाइज? जैसे ही ऊपर सी पॉइंट पर पहुंचेगा, माना उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ इधर इस साइड वी सी रही होगी, सिलेक्ट जरूर कर गई थ्रेड, लेकिन उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी सिलेक्ट करते टाइम भी, तो वो वी सी मान लिया हमने। तो ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच होती है। तो यहाँ पर जी की जगह हम लेंगे जी इफेक्टिव। हाइट क्या हो जाएगी गाइज? हाइट यहाँ से यहाँ तक गया है, तो जो टोटल लेंथ है वो 2L हो जाएगी। थ्रेड की जो लेंथ L थी, तो वो जो है पूरा ऊपर तक गया तो ये 2L हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आई 2L है, वेलोसिटी वी सी जो है वेलोसिटी ऑफ बॉब एट पॉइंट सी, तो हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन आई वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 2GL। अब हमें पता है कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट था, इसके ये बॉब था यहाँ पे, तो इस टाइम अगर ये सीधा जाता, अगर यहाँ इसमें टेंशन होती और एम जी लग रहा होता, तो ये क्या जाता? सीधा, एकदम से सीधा जाता। लेकिन अब टेंशन जीरो है तो जो है ये स्लैक कर गया। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है? अब ये घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है लग रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण जो है लग रहा हुआ है? ग्रेविटी और टेंशन के कारण। बट टेंशन तो यहाँ पर जीरो हो गई, तो जो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटी ही जो है उसको उसके बराबर हो जाएगी। तो हमने एम जी बाई टू, एम जी इफेक्टिव लिखेंगे गाइस, ये ध्यान रखना हमेशा। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पर वी की जगह लिखेंगे वी सी, क्योंकि सी पॉइंट पर देख रहे हैं, और आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जहाँ से वो घूम रहा है, लेंथ एल के बराबर है, तो हमने पुट कर दिया, वी सी की वैल्यू आ गई। और ये फिर से जो इक्वेशन जो हमने निकाली थी ये वाली इक्वेशन 1, तो इसमें हमने पुट किया, तो वी नोट स्क्वायर जो जी एल बाई टू प्लस 2GL, यहाँ से जो वी नोट की वैल्यू आ गई वो अंडर रूट 5GL बाई 2 आ गई। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बता सकते हैं। उसके अलावा गाइस आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है मेरे को सेंड कर सकते हैं, फोटो भी, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा गाइस? कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड विद हाफ ऑफ स्फीयर सबमर्ज्ड। आधा स्फीयर जो है वो डूबा हुआ है, कुछ ऐसा है। ये जो है हमारा सरफेस है, तो इसके आधा स्फीयर तो जो है डूबा हुआ है और आधा फ्लोट कर रहा है। हमें क्या किया? हमने इसके ऊपर एक अपवार ऊपर से एक पुश दे दिया, तो जैसे हल्का सा पुश दिया कि ये जो है सेंटर से बिल्कुल
एक्स डिस्टेंस हमने मान लिया नीचे गया जहाँ पर एक्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो अब क्या होगा गाइज, जब हम इसको पुश देके वापस छोड़ देंगे तो ये एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे बार बार पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा नीचे, ऐसे करते 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 जो है ये एसएसएम करेगा। अगर हम जो है ये रेजिस्टेंस वगैरह और अदर जो रेजिस्टेंस फोर्स उनको नेग्लिजिबल कर दें तो क्यों ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि नीचे से बायोन्सी अपना फोर्स लगा रही है, ऊपर से एमजी फोर्स लगा रहा है, तो जोन सा ही फोर्स हैवी रहेगा वही अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए जो है एसएसएम करेगा। तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड हमें निकाल के बताना क्या रहेगा। तो गाइज ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ नेट, जैसे उसको एक्स डिस्प्लेस कराएंगे ना बॉडी को, तो तब उस पर नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट निकालेंगे जब हम उसको डिस्प्लेस करा देंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स, तब देखते हैं उस पर नेट फोर्स कितना है और उसको इक्वल रख देते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स है ये भी सेंट्रल फोर्स है, टुवर्ड सेंटर लग रहा है, और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखेंगे उसको और वहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे, और एक बार ओमेगा आ गया तो हमें पता है कि ओमेगा होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना होता है। तो कैसे किया इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्फीयर इनिशियली फ्लोटिंग था, यानी कि ग्रेविटी और बायोन्सी बराबर लग रही है, तभी तो वो उसके ऊपर ये दोनों फोर्स शुरुआत में बराबर थे, तभी तो फ्लोट कर रहा था, एक जगह रुका हुआ था, यानी इक्विलिब्रियम में था, यानी दोनों फोर्स बराबर रहे होंगे। रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर मान ली मैंने, रो एस डेंसिटी ऑफ स्फीयर, तो एफ जी जो होगा वो एम जी, और बायोन्सी का फोर्स होगा रो डब्ल्यू इंटू V/2। अगर V वॉल्यूम है स्फीयर की, तो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है वो हाफ है, तो हम यहाँ पर V/2 लिखेंगे ना कि V। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम हम लेते हैं पॉइंट फोर्स में वो जो होती है वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम होती है, ना कि टोटल वॉल्यूम। तो V/2 इंटू जी, और m क्या हो जाएगा, रो एस इंटू वॉल्यूम, ये होता है मास। मास का हमें ऐसा नहीं लेना कि मास जो वो हाफ लेना है, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट तो फुल मास पे लग रहा है। तो यहाँ से हमने जो है रो एस और रो डब्ल्यू में एक रिलेशन आ गया कि रो एस जो है वो हाफ है रो डब्ल्यू के। तो अब देखो हमने एक्स डिस्प्लेस किया इसको, तो क्या होगा, एफ नेट जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के, और एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा एम जी माइनस जो बॉइंट फोर्स है वही। क्यों, यही होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो दो फोर्स ही लग रहे हैं इसके ऊपर, तो एक ग्रेविटी और एक बॉयंस फोर्स है, ग्रेविटी तो चेंज होगा नहीं, वो तो एम जी ही रहेगा। बॉयंस फोर्स में जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम में, उसके कारण एक्स्ट्रा कुछ फोर्स आएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं गाइज, या तो आप बॉयंट फोर्स माइनस एम जी करिए, उसको एफ सी के बराबर रख दें, या फिर एम जी माइनस बॉयंट फोर्स करोगे तो आपको एक नेगेटिव साइन लेने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज़ टुवर्ड सेंटर है और हमने जो फोर्स को की डायरेक्शन ली है नेट फोर्स को नीचे की तरफ ली है, इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ ली है, इसलिए तो मैंने इसी तरीके से किया, एक नेगेटिव साइन लिया यहाँ पे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये होगा एम जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो कितनी होगी गाइस, जैसे ही तुम धक्का दोगे इसको, ये मान ला आधा स्फीयर था और इसके ऊपर ये पूरा स्फीयर ऐसे था, इसको जैसे ही तुमने हल्का सा एक्स, एक्स इतना छोटा है गाइस, बहुत ही छोटा है कि उस पर कर्वेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। कैसे, जैसे वॉल्यूम पहले समझ थी V/2, बाद में जो वॉल्यूम समझ होगी वो क्या होगी, स्फीयर का सेंटर का एरिया कितना है जो कि पाई आर स्क्वायर, और हमने कितने हाइट को से इसको समझ किया है, दबाया नीचे, वो एक्स है। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो ये इतना छोटा है कि हम सर्कल का एरिया भी मान सकते हैं, एक सर्कल है और वो बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस जो है नीचे किया हमने। तो इस तरीके से जो है इसको सोल्व करना हमें। तो बाद में क्या किया हमने, रो डब्ल्यू की जगह रो एस हमने रख दिया जो कि 2 रो एस है। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि हमने पूरी जो इक्वेशन में है वो रो एस की टर्म में ले लेंगे ताकि रो एस हर तरफ से हट जाए। तो इसको आपको जो है सोल्व करते जाना है, तो आप इस इक्वेशन पर पहुंचेंगे जहाँ से एक्स कट जाएगा, रो एस से रो एस चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पाई रो स्क्वायर जी बाई वी। वी क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की। अब देखो जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो आर और जी की टर्म में है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम को हटाना होगा। तो कैसे, जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर के लिए, अगर आर स्फीयर का रेडियस है तो जैसे ये रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 3g/2r, और t/2 ओमेगा में रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अब देखो गाइज, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, वॉल्यूम v दे रखी है, टेम्परेचर T, इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली अप टू वॉल्यूम अप टू 2v, वॉल्यूम जो है 2v तक, जहाँ पर कोई वर्क डन नहीं किया है, एक्सटर्नल वर्क डन 0 है। देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ रहा है, तो प्रेशर पूछ रखा है आफ्टर एक्सपांशन, जब V2 वॉल्यूम V2v है उस टाइम पर कितना प्रेशर रहा होगा। तो एडियाबेटिकली में क्या रहता है, हीट जो रहती है वो 0 रहती है, एडियाबेटिकली में हीट चेंज नहीं होता, और इन्होंने दे रखा है वर्क डन जो 0 है। तो वर्क डन क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जब हम इसको डेरिवेट करके लेके आते हैं तो वो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा -1। अब देखो गामा जो है वो हमेशा 1 से बड़ा ही रहता है, अगर हम मोनोटोमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक किसी भी जो गैस की बात करें, गामा हमेशा 1 से बड़ा ही रहता है, तो ये पॉजिटिव टर्म रहेगी गामा -1। तो जैसे ही हम वर्क डन दे रखा हो 0,
तो ये उस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो P1 इज इक्वल टू P2 और V1 दे रखा है V और V2 दे रखा है 2V। V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम एक्सपांड होने के बाद तो हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो P1 जो आ गया वो 2P2। हमसे पूछा है कि P2 क्या रहा होगा। अब P1 क्या गाइस, इनिशियल जो कंडीशन है हम अगर वो लगाएं P इज इक्वल टू NRT तो V क्या इनिशियल वॉल्यूम, T जो है वो टाइम है और वही N जो है वो 1 मोल दे रखा है गाइस, आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी RT बाई V। और जैसे ही आप P2 देखेंगे तो P2 है P1 बाई 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो RT की वैल्यू P2 की वैल्यू आ जाएगी RT बाई 2V। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको जो पोजीशन वर्सेस टाइम का जो है वो इक्वेशन दे रखी है टाइम पीरियड की। तो एक्स जो है एज फंक्शन ऑफ टाइम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस क्यूब ओमेगा टी दे रखा है, तो टाइम पीरियड पूछ रखा है मोशन का क्या होगा। तो गाइस हमें पता है कि एक्स जो है टाइम पीरियड फंक्शन ऑफ टी साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी जो भी लें, इसका जो टाइम पीरियड होता था वो 2 पाई बाई ओमेगा होता था और ऐसे ही कोस का होता था। वहीं अगर टेन की बात करें तो उसका पीरियड जो है वो पाई बाई ओमेगा रहता है। अगर देखो साइन टी अगर यहाँ पर रहता तो टी की वैल्यू हो जाती 2 पाई, क्योंकि साइन जो है एक 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है। तो ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 2 पाई के। तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अगर साइन है तो ऐसे ही कोस भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो दोनों का टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। बट क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको हटाओ यहाँ से देखो आप कि एक्स जो है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई कोस क्यूब ओमेगा टी ये है। तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी 2 पाई बाई ओमेगा। और जो टाइम पीरियड अगर हम किसी भी nth पावर का देखें साइन और कोस की तो वो होता है पाई बाई ओमेगा अगर n इवन है, और ओड अगर ओड n तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस केस में एक्स टी का जो वो हम देखें अब टाइम पीरियड साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड हो गया पाई बाई ओमेगा और क्यूब वाले का वही रहेगा क्योंकि पावर जो है वो ओड है। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम से आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस केस में भी ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा गाइस। सभी के ऑप्शन ए करेक्ट है, आंसर की में ऐसा ही होता है, ए ऑप्शन करेक्ट करके भेजा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये जो है केटीजी से आया हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से जो ये क्वेश्चन आया। इसमें बेसिकली चैप्टर में फॉर्मूला है 5-6 फॉर्मूला, उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नीचे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है कि दो जो है बॉक्सेस हैं, दोनों में सेम आइडियल गैस है और पहले बॉक्स का उन्होंने कह रखा है कि n1 जो नंबर ऑफ मोल, λ1 जो है उनका मीन फ्री पाथ और टेम्परेचर T1, और दूसरे बॉक्स का ऐसे ही n2 λ2 T2 है। तो हमसे पूछा है कि उनको जब मिक्स कर देंगे दोनों को एक बॉक्स में तो तब जो है वो बताना है कि लैम्बडा क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जब हम उनको दोनों को मिक्स करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जुड़ सकती है, नंबर ऑफ मोल तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली क्योंकि उसमें n1 थे उनमें n2, तो टोटल कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2। लेकिन ऐसे आप मीन फ्री पाथ को नहीं जोड़ सकते और ऐसे टेम्परेचर जो है ऐड नहीं हो सकता कि आपके रूम का टेम्परेचर T है और मेरे का अगर कुछ अलग है T2 मान लिया, तो अगर हम उनके बीच की दीवार को हटा दें तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो दोनों का प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो लैम्बडा जो है मीन फ्री पाथ उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं √2 n पाई डी स्क्वायर, जहाँ पर जो है डी जो है वो दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जो हमारी जो गैस है वो दोनों सेम गैस सेम आइडियल गैस है। तो हमने क्या किया, हमें लैम्बडा हमें रिलेशन निकालना है, तो हमने जो एन को वो लैम्बडा की टर्म में लिख देंगे, जो इनको है शिफ्ट कर देंगे। मैं लैम्बडा को नीचे ले आया, इनको ऊपर ले आया। ऐसा क्यों किया, ताकि जो है रिलेशन लिख पाऊँ मैं, क्योंकि हमें एन का रिलेशन हमें पता है कि एन जो होता है वो n1 प्लस n2 है। तो n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो पहले केस में एन की जगह क्या लिखेंगे 1/√2 पाई डी स्क्वायर लैम्बडा, और इनमें क्या करेंगे n1 में वाली क्वेश्चन में लैम्बडा की जगह λ1 और n2 वाली क्वेश्चन में लैम्बडा 2 लिख देंगे n2 की जगह। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी और जैसे हम सोल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई वो λ1 λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2 आ जाएगी। ऐसे ही गाइज अब हमें टेम्परेचर को इक्वेट करना है, तो हमें ऐसा माइंड में थोड़ा लेके आना है कि कौन सी जो हम ऐसा कौन सा रिलेशन यूज़ करें जिससे टेम्परेचर जिसके अंदर टेम्परेचर हो, डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते। तो एक इक्वेशन होती है इंटरनल एनर्जी की, और इंटरनल एनर्जी का आपको पता है इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। तो दो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी U1 प्लस U2 अगर हम उसका टोटल करें तो, और ये U का फॉर्मूला होता है मोनोटोमिक गैस के लिए। आप कोई भी एटॉमिक गैस लिख लीजिए, डायटोमिक के लिए 5/2 हो जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखनी है। तो U क्या हो जाएगा U1 प्लस U2, तो U की जगह हम रखेंगे 3/2 nRT, U1 की जगह 3/2 n1 r T1, और ऐसे ही U2 की जगह रख देंगे तो NT जो आ गया उसकी इक्वेशन आ गई। और यहाँ से टेम्परेचर जो है वो n1 T1 प्लस n2 T2/n। अब n को हम लिख सकते हैं n1 प्लस n2। तो ये पूरा जो है ये सॉल्यूशन था, ये जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गाइज ये पूरा
मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा गाइस, वहाँ पर जो आपको आप जो है मेरे को सेंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और उसके अलावा जो है आप को जो पीडीएफ जो है इस सेशन की वो मैं वहीं पे अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं इन सॉल्यूशन को भी। गाइस कोई भी मिस्टेक हुई हो या किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत हुई हो तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इसके अलावा गाइज अदर जो आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।